My dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand two topic from chemical equilibrium. Okay? तो दो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो हमारा जो ये है बच्चों, दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, और उसके बाद हम सीखेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन दोनों प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या है कि मैं इनका जो शॉर्ट में इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना यह है कि अगर किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो उस रिएक्शन में प्रेजेंट जो रिएक्टेंट है उनके एक्टिव मास पर डिपेंड होगा, ऐसा लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल का यह कहना है कि आप एक ऐसा सिस्टम है जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, उसको अगर आप उसका इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब करते होगे तो वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इसको स्टडी करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसमें होगा क्या कि पहले मैं इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखूंगा और फिर बाद में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इट is said that the rate of chemical reaction is directly proportional to the active masses of reactant। ठीक है, तो इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो उस रिएक्शन में प्रेजेंट जो रिएक्टेंट है उनके एक्टिव मास पर डिपेंड होगा, ऐसा लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, एक कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर में ये रिएक्शन जो है हमारी कैरिड आउट की जा रही है। ठीक है, और इस कंटेनर में जो रिएक्शन है उसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज ए जो है इट्स रिएक्ट विद बी। ठीक है, ए नाम का एक एटम है वो बी के साथ रिएक्ट हुआ और हमको क्या मिला, दैट इज सी प्लस डी। ठीक है, एटम बोल सकते हैं आप, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ए नाम का रिएक्टेंट है, बी के साथ वो रिएक्ट हुआ और हमको मिला सी और डी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस रिएक्शन का जो रेट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन है, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड होगा, द एक्टिव मासेस ऑफ ए बी। ठीक है, एक्टिव मासेस ऑफ ए बी, उसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है। अगर यही रिएक्शन अगर फिर से सी और डी से अगर ए और बी बनेगी, मतलब ये बैकवर्ड हो जाएगी, तब इस टाइम पर इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो सी डी पर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, तो इस तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन जब होगी तब रेट जो है वो ए और बी पे डिपेंड करेगा, और जब रिएक्शन बैकवर्ड होगी तब रेट जो है सी और डी पर डिपेंड करेगा। और जब ए बी और सी डी इनका जो बनने का जो रेट है वो अगर इक्वल होगा तब उस कंडीशन को हम कहेंगे केमिकल
इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसी को हम कहते हैं दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जब ए और बी का बनने का जो रेट है वो और सी और डी के बनने के इक्वल होता, तब उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली होता क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन का यह कहना है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उनके एक्टिव मासेस पर प्रेजेंट मतलब डिपेंड होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारा जो लॉ ऑफ मास एक्शन था उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ही टॉपिक में जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में बहुत से क्वेश्चन नीट और JEE में पूछे जाते हैं, बहुत से वीडियो भी इसके अवेलेबल है दैट, और बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजिंग है, तो हम इसको बहुत अच्छा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है ये क्या होता है, इसका स्टेटमेंट मैं पहले आपको हिंदी में बताऊंगा, बाद में हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे और फिर बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस प्रिंसिपल का कहना है कि हम जब किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब करेंगे तो वो रिएक्शन कुछ ऐसा करेगी जिससे उसका इक्विलिब्रियम फिर से रिटर्न आ जाए। दैट इज कॉल्ड एज ली चैटलियर प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल को समझने के लिए आप एक जो हिंदी का वर्ड है, ये हिंदी का सेंटेंस है, वो याद रखिए, दैट इज हमको ना डिस्टर्ब करना। ओके, हमको ना डिस्टर्ब करना, इसको आप याद रखिए, इसका काम है हमारे इस अंडरस्टैंडिंग में। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। ठीक है, इफ वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम of a chemical system, if we disturb the equilibrium of a chemical system, it will try to regain it by the opposing change is called ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो ये है स्टेटमेंट। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन, मान लो हमारी एक केमिकल रिएक्शन है दैट इज A प्लस B गिव्स C एंड D। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन एक बात आपको याद रखना है, ये जो प्रिंसिपल है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कौन से रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, ये कौन से रिएक्शन के लिए, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती। ठीक है, तो A रिएक्ट विद B गिव्स C एंड D। अब इस रिएक्शन ने क्या किया है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ठीक है, एक A रिएक्टेंट है, एक B है,
एक C है और उससे मिला हमें C और D, मतलब ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, यहां पर C का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम कर दिया। जब C का हमने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो इसका मतलब C की यहां कमी होगी, तो रिएक्शन जो है वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों बढ़ेगी, कि जो हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है वो उसको फिर से उसकी प्रीवियस पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगी, और इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, द प्रिंसिपल इन विच इट सेड दैट if we disturb the equilibrium of an chemical system, it will try to regain it by the doing opposing action to get that equilibrium। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास इस रिएक्शन में ऑलरेडी क्या किया है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि उसके जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों फैक्टर को चेंज करने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, किसी एक फैक्टर को चेंज करने के बाद इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो वो जो केमिकल सिस्टम है वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसका इक्विलिब्रियम फिर से अटेंड हो जाए, और इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसका मतलब कहना यह है कि केमिकल इक्विलिब्रियम आप कितना भी डिस्टर्ब करिए, वो केमिकल रिएक्शन या वो केमिकल सिस्टम ऐसा कुछ करेगा जिससे उसका इक्विलिब्रियम फिर से अटेंड हो जाएगा, उसको हम कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, जैसे कि इसमें हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ लिया, आप इसको लिख लो। ठीक है।